दुनिया की सबसे ताकतवर डेमोक्रेसी की चमकती इमारतों के पीछे एक ऐसा अंधेरा भी था जहां मासूमियत की कीमत लगती थी, जहां पैसे और सत्ता के सामने इंसानियत बिक जाती थी। यह कहानी एक ऐसे शख्स की जिसके पास अरबों का नेटवर्क था, दुनिया के बड़े बड़े नेताओं और रसूखदारों से संबंध थे, लेकिन अंदर से वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक खूंखार दरिंदा था। नाम जेफरी एडवर्ड एपस्टीन। एपस्टीन छोटी छोटी मासूम बच्चियों को अपने घर बुलाता था और उन्हें पैसे देकर मसाज के नाम पर उनका खुद तो शोषण करता ही था, साथ ही दुनिया की नामचीन हस्तियों के सामने भी उन बच्चियों को परोस दिया जाता था। 2005 से पहले तक एपस्टीन के इन कारनामों की खबर किसी को नहीं थी। इस दरिंदे के खौफनाक साम्राज्य की पहली भनक 2005 में ही लगती है, जब फ्लोरिडा में एक मां पुलिस के पास जाती है, कंप्लेन करती है कि उसकी नाबालिग बेटी को पैसे देकर बुलाया गया। इस मामले में जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो धीरे धीरे कई और लड़कियां भी सामने आती हैं और सबकी सेम कंप्लेंट। मसाज के नाम पर उन्हें बुलाया जाता था, फिर शोषण किया जाता था और फिर दूसरी लड़कियों को लाने के लिए कहा जाता था। ये शिकायतें भी केवल वो लड़कियां कर पा रही थी जो उसके चंगुल से बचकर किसी बहाने बाहर तक आ पाई थी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अपनी जगह थी, लेकिन हकीकत में एपस्टीन के पास पैसा, पावर और कनेक्शन सब कुछ था, तो ऐसे में कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता था। एपस्टीन की असली ताकत थी उसका नेटवर्क। यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन हो, चाहे ब्रिटिश रॉयल फैमिली के प्रिंस एंड्रयू हो, या दुनिया की बड़ी बड़ी नामचीन हस्तियां, साइंटिस्ट, इन्वेस्टर, सबके साथ उसका जबरदस्त याराना था। एपस्टीन का एक प्राइवेट जेट था जिसे मीडिया में लोलिता एक्सप्रेस बोला जाता था। उसका एक प्राइवेट आइलैंड भी था जिसका नाम था लिटिल सेंट जेम्स। ज्यादातर इसी आइलैंड पर अय्यासियों का खेल चलता था। यहां दुनिया भर के ऐसे ऐसे बड़े लोग आते थे जिनको दुनिया आज भी अपना आदर्श मानती है। एपस्टीन के इस आइलैंड में दरिंदे बिना किसी डर के इंसानियत को शर्मसार करने वाली सभी हदों को पार कर जाते थे और एपस्टीन इन सभी काले कारनामों से जमकर पैसा बनाता गया। एक्चुअली एपस्टीन कोई खानदानी रईस नहीं था, बल्कि उसने अपने करियर की शुरुआत एक स्कूल टीचर के तौर पर की थी। 1976 में स्कूल से टर्मिनेट होने के बाद उसने बैंकिंग और फाइनेंस के सेक्टर में एंट्री की। उसने अपनी एक फर्म बनाई। वो अरबपतियों को टैक्स और प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज देने लगा। एक तरह से वो बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स और बिजनेसमैन का एडवाइजर बन चुका था। दरअसल उसकी किस्मत तब खुलती है जब एक दिन लेस्ली वैक्सनर से उसकी मुलाकात होती है। लेस्ली वैक्सनर अमेरिका के सबसे अमीर लोगों में से एक है। यह शख्स विक्टोरिया सीक्रेट्स और बाथ एंड बॉडी वर्क्स जैसी कंपनीज का मालिक है। 1980 में वैक्सनर ने एपस्टीन को अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनाया। वैक्सनर का कारोबार बढ़ने लगा और एपस्टीन के साथ उसकी गहरी दोस्ती हो जाती है। यहां तक कि वैक्सनर एपस्टीन को अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी तक दे डालता है। साथ ही न्यूयॉर्क का एक सबसे आलीशान घर भी एपस्टीन को गिफ्ट कर देता है। एपस्टीन को अब नाम, शोहरत, पैसा और लग्जरियस लाइफ सब कुछ मिल चुका था, लेकिन इन सब के बावजूद उसने जो घटिया करतूतें करी उनको देखकर इसे इंसान नहीं बल्कि एक हैवान और एक खूंखार दरिंदा ही कहा जा सकता है। इसके मैनहट्टन वाले घर में हर जगह हिडन कैमराज लगे हुए थे। टॉयलेट, किचन, बेडरूम, हर जगह कैमरा। दुनिया की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के लिए यह एपस्टीन नाबालिग लड़कियों की सप्लाई करता था, जिनकी उम्र ज्यादातर 14 से 17 साल तक हुआ करती थी। बाद में सीडी बनाकर वो इन रिकॉर्डिंग्स के बेस पर सेलिब्रिटीज को ब्लैकमेल किया करता था और उनसे जमकर पैसे भी ऐंठा करता था। 30 जनवरी 2026 को यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने एपस्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत 30 लाख से ज्यादा पेजेस की फाइलें रिलीज कर दी हैं। इनमें 1,80,000 से ज्यादा फोटोज और लगभग 2,000 वीडियोज हैं। इन फाइलों में कई चौंकाने वाले नामों का खुलासा हो चुका है। इसमें एलन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स और प्रिंस एंड्रयू जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। प्रिंस एंड्रयू की अगर बात करें तो ये ब्रिटेन की रॉयल फैमिली से आता है। एपस्टीन कांड की एक विक्टिम गेफ्री वर्जीनिया ने कंप्लेंट की थी कि 17 साल की उम्र में प्रिंस एंड्रयू ने 3 बार उसका रेप किया। बाद में महिला अप्रैल 2025 में सुसाइड कर लेती है। प्रिंस एंड्रयू की कई फोटोज सामने आई हैं जिसमें वो छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत तरीके से दिखाई देता है। एंड्रयू की इन सारी घिनौनी हरकतों का खुलासा होने के बाद अक्टूबर 2025 में यूके के किंग चार्ल्स अपने भाई एंड्रयू को प्रिंस के टाइटल से हटा देते हैं। यहां तक कि इससे सारे ऑनर्स भी छीन लिए जाते हैं और इसे घर से निकाल दिया जाता है। एंड्रयू तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ऐसे कई किरदार हैं जो दूर से हमें काफी अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन ऐसी घिनौनी सच्चाइयों के बाद ही हमें उनका असली चेहरा दिख पाता है।
2005 में पुलिस को एक 14 साल की बच्ची के सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट मिलती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो ऐसी 36 लड़कियां सामने आती हैं जिनका एपस्टीन ने शोषण किया था। लंबी इन्वेस्टिगेशन और लोगों के शोर शराबे के बाद यूएस एडमिनिस्ट्रेशन पर प्रेशर बनता है। बाद में एपस्टीन अपना जुर्म कबूल लेता है और 2008 में फ्लोरिडा कोर्ट उसे दोषी मानते हुए सजा दे देती है, लेकिन उसे सिर्फ 2 अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया। छोटी बच्ची को प्रोस्टिट्यूशन के लिए उकसाने और एक प्रोस्टिट्यूट को बुलाने के आरोप में। सिर्फ 13 महीनों की जेल के बाद ही एपस्टीन रिहा हो जाता है और ये 13 महीने की जेल भी ऐसी थी जहां उसे 12 घंटे के लिए जेल से बाहर जाने की परमिशन थी। एपस्टीन का काम चलता रहता है और उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता। 2019 में मामला यूएस के अंदर दोबारा से सुर्खियों में आता है। यूएस में इतना हल्ला हो चुका था कि जुलाई 2019 में एपस्टीन को अरेस्ट कर लिया गया, इस बार फेडरल सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप में। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी एफबीआई ने उसके घर से हार्ड ड्राइव, सीडी और काफी सेंसिटिव चीजें बरामद की। यूएस के मीडिया में तूफान आ गया था क्योंकि वहां का मीडिया हमारे गोदी चैनलों की तरह दलाली नहीं कर पाता है। मीडिया के शोर शराबे के बीच ये लगने लगा था कि अब दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों का काला चिट्ठा उजागर होने वाला है, लेकिन यह तब हो पाता जब एपस्टीन जिंदा रहता। 10 अगस्त 2019 को न्यूयॉर्क की एक जेल में बंद एपस्टीन की मौत हो जाती है और बताया जाता है कि इसने जेल में ही सुसाइड कर लिया। ताजुब की बात देखिए कि उस दिन जेल में मौजूद सभी गार्ड सो रहे थे और सीसीटीवी कैमराज भी काम नहीं कर रहे थे। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि पूरी दुनिया को ज्ञान बांटने वाला अमेरिका एक हाई प्रोफाइल कैदी की निगरानी में इतनी लापरवाही कैसे कर सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि असली सच को छुपाने के लिए सुसाइड वाली ये कहानी गढ़ी गई हो। एपस्टीन की मौत के बाद 2019 में यह चैप्टर लगभग क्लोज हो चुका था, लेकिन 2021 में घिस्लेन मैक्सवेल नाम सुर्खियों में आता है। फेडरल कोर्ट 2021 में मैक्सवेल को दोषी मानते हुए सजा सुना देती है, लेकिन इस पूरे घिनौने खेल में यह सिर्फ एक चेहरा था जिसे सजा हुई, जबकि असली चेहरे आज भी बेखौफ आजाद घूम रहे हैं। एपस्टीन की कॉन्टैक्ट बुक में सैकड़ों नाम थे, उसकी फ्लाइंग लिस्ट में कई प्रभावशाली लोग थे। यह बात सही है कि हर नाम अपराधी नहीं होता और सिर्फ कॉन्टैक्ट में होना भी दोष साबित नहीं करता, लेकिन सोचने वाली बात है कि इतने बड़े नेटवर्क को कोई बिना किसी प्रोटेक्शन के इतने सालों तक कैसे चला सकता है, वो भी यूएस के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स, जो पूरी दुनिया में कई तरह के अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं, कई तरह की चैरिटी वगैरह करते हैं, ये बिल गेट्स भी कई बार एपस्टीन के कांटेक्ट में था। यहां तक कि उसके मैनहट्टन वाले घर में भी बिल गेट्स जा चुका था, उसके प्राइवेट प्लेन में भी ट्रेवल कर चुका था। ऐसे कई बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं जिनके साथ एपस्टीन का कांटेक्ट था। एपस्टीन फाइल्स के खुलासों के बाद अब यह बात भी सामने आ रही कि क्या कोविड-19 महज एक इत्तेफाक था या बिल गेट्स और जेफरी एपस्टीन की बंद कमरों वाली कोई साजिश। एपस्टीन भले ही मर चुका है, लेकिन कई सवाल आज भी जिंदा हैं। क्या बहुत ज्यादा पैसा इंसान को हैवान बना देता है? ऐसा हैवान जिसे छोटी छोटी मासूम बच्चियों का दर्द और तड़प भी नहीं दिखाई देता। क्या पैसे वाले इन लोगों के लिए अलग तरह का न्याय होता है? और क्या एपस्टीन फाइल्स का सच कभी पूरी तरह सामने आ पाएगा? ये कहानी सिर्फ अमेरिका की ही नहीं है, ये कहानी हर उस खतरे की है जो तब पैदा होता है जब पावर, पैसा और दहशत बेखौफ अपना रंग दिखाएं और लोग बिल्कुल चुप रहें। और लोगों की यही चुप्पी ऐसे दरिंदों का साम्राज्य बन पाती है। हमारे अपने देश में भी कई ऐसे सच दफन किए गए हैं जिन्हें बाहर लाने के लिए जनता के शोर शराबे की जरूरत पड़ी। अंकिता भंडारी हत्याकांड, उन्नाव रेप केस, ये सिर्फ केस नहीं थे, ये सिस्टम की चुप्पी का आईना थे। हर बार पैटर्न एक जैसा होता है। पहले अपराध होता है, फिर प्रभावशाली नामों पर पर्दा डालने की कोशिश होती है और फिर जनता सड़क पर उतरती है। सच यही है कि कांड इसलिए नहीं रुकते क्योंकि अपराधी ताकतवर है। कांड इसलिए दोहराए जाते हैं क्योंकि समाज कुछ दिन शोर मचाकर फिर चुप हो जाता है। याद रखिए, एपस्टीन अकेला नहीं था, वो सिस्टम का केवल एक चेहरा था। अगर हम सवाल पूछना ही बंद कर देंगे तो ऐसे चेहरे हर देश में, हर सत्ता के आसपास पैदा होते रहेंगे। इसलिए आवाज उठाना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जब जनता जागती है तो पुरानी फाइलें भी खुलने लगती हैं और जब जनता सोती है तो नई फाइलें भी हमेशा के लिए दफन हो जाती हैं। डिसीजन हम ही को लेना है कि ऐसे मामलों में हम मूक दर्शक बनकर रहेंगे या सच के लिए खड़े रहेंगे।